नमस्ते भाई। आपको पता है कि आजकल एसएससी बहुत ही आक्रामक स्वभाव में है। अच्छे से पेपर टाइम से करवा रही है। अभी सीजीएल का पेपर हुआ 2023 का, फिर सीएचएसएल का पेपर हुआ, और जब भी कोई एग्जाम करवा रही है प्री का तो 40-40 शिफ्ट बनती हैं। अब उन 40 शिफ्टों में से ज्यादातर इजी टू मॉडरेट ही होते हैं, लेकिन एक दो शिफ्ट ऐसी होती हैं जिनको एसएससी जिनमें क्वेश्चन मॉडरेट प्लस डाल देती है, ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में मैं सीएचएसएल 2023 का टफेस्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है भाई। ये मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल है, आप सभी स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सीजीएल 2023 का जो प्री हुआ था उसकी टफेस्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन भी मैंने इस चैनल पे करवाया हुआ है। तो इस वीडियो में जो 11 अगस्त की शिफ्ट 4 थी, मुझे बहुत सारे बच्चों ने मेल किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट थी, और हमारे लिए तो सभी आसान है, तो इसलिए मैंने इसको टाइप करवा लिया पहले लड़के से, और अब जो है मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है जी। तो 25 क्वेश्चंस हैं। आपको हर एक क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच में आपको बताऊंगा, वही ज्ञान नहीं दूंगा, जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए, जैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है बच्चे। क्योंकि 40 शिफ्टों में पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में 25 सवाल है, तो 1000 क्वेश्चन हो गए। 1000 क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगोगे तो आपका महीना भर चला जाएगा, कम से भी कम। इतना टाइम थोड़ा ना है किसी इंसान के पास। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़ो, और हम आपको केवल 100 सवाल लगाने को कहेंगे, केवल 10% कंटेंट आपको पढ़ने को कहेंगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। वो 100 सवाल ही 1000 सवाल के बराबर इफेक्ट आपको रिजल्ट निकाल के देगा, ठीक है बच्चे, चलेगा। देखिए, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले मैं इस पेपर की पीडीएफ डलवा दूंगा, आप वहां से भी सॉल्व करके देखना, उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखें, ठीक है बच्चे। आपको पता है कि मेरी दिन में 10 से 12 घंटे क्लास होती है, उसके बाद मैं 4 घंटे जो है कम से कम कंटेंट पे काम करता हूं, उसके बाद मैं 2 घंटे अलग से निकालता हूं। 16 घंटे में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, 16 घंटे लगातार। एक बार स्टूडियो में आ गया तो बस 12-13 घंटे से बाहर स्टूडियो से नहीं निकला। तो भाई, जब मैं आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं यूट्यूब पे, और मेहनत करने का मतलब ये नहीं, मैं कम समय में ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता हूं और बेहतर तरीके आपको देने की कोशिश करता हूं, कि मेरा मकसद गणित पढ़ाना है, गणित सिखाना नहीं है। मेरा तो मकसद है गणित दिखाना। गणित दिखा देता हूं आपको, विजुलाइज करवाता हूं, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना चाहता हूं मैं, और वो डेवलप होगा आप यहां से जी देखेंगे। सवाल नंबर 1 आपके सामने बनाइए। एक फ्रूट सेलर 480 केले खरीदता है 1200 रुपए में, ठीक है। इसमें से कुछ केले सड़े हुए होते हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। बचे केलों को वह हर केला 3.5 रुपए का बेच देता है, ठीक है भाई, और उसने 396 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बनानास थ्रोन अवे, फेंके गए केलों का प्रतिशत क्या है। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक फ्रूट सेलर है, उसने टोटल कितने केले खरीदे हैं मेरे दोस्तों? 480 केले खरीदे हैं। ये बात समझ में आई? कितने रुपए में खरीदे हैं? 1200 रुपए, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इस 1200 रुपए पे 396 रुपए का अगर उसने प्रॉफिट कमाया, यानी कि उसने केले बेचे कितने के होंगे? 1200 में से 396 ऐड कर देंगे, 1596 रुपए के केले उसने बेचे होंगे। अच्छा, एक केला बेचा वो 3.5 रुपए का, 1596 रुपए के टोटल केले बेचे हैं, तो कितने केले उसने बेचे होंगे? 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 1596 को 7/2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 5 7 8 56, और 228 दूनी आ जाएगा 456, यानी कि उसने 456 केले बेचे हैं। समझ में आया भाई? 1596 रुपए का टोटल सामान बेचा, एक केला 3.5 का बेच रहा है, तो 456 केले बेचे होंगे। अच्छा, खरीदे उसने कितने थे मेरे दोस्तों? 480। 480 में से 456 ही वो बेच पाया, तो बाकी केले कहां गए? 480 में से 456 केले ही उसने बेचे हैं, तो 480 में से 456 माइनस करेंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 24, यानी कि 24 केले उसने क्या करे मेरे दोस्तों? फेंक दिए होंगे। भाई 480 में से अगर 456 से बेच रहा है, तो बाकी के 24 ने फेंक दिए। तो ये तो पूछा कितने परसेंट फेंके? 480 में से 24 फेंके जी, 24 दूनी 48, 1/20 केले उसने फेंके हैं, 1/20 होता है 5%, तो 5% केले उसने फेंक दिए। बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। सेम लैंग्वेज का सवाल सीजीएल 2023 के प्री में भी आया है, और अभी एग्जामिनर संतुष्ट नहीं हुआ है, आगे आने वाले पेपर में भी इसी लैंग्वेज पे सवाल पूछेगा।
ये बनाएंगे बच्चों। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक को सरल बनाएं। सवाल त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति बहुत ही ज्यादा आई है इस बार के पेपर्स में। देखिए आंसर यहां पे फिक्स वैल्यू है, यानी कि यहां एंगल जेड पे आपका आंसर डिपेंड ही नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो जेड की वैल्यू। बेसिक से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अब जेड को 0 रखोगे तो देखिए नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, जेड को 90 पुट कर लेते हैं कि साइन 90 1 होता है, जबकि साइन 0 0 होता है। तो जेड को 90 पुट कर लिया तो कॉस 90 तो 0 हो गया। साइन 90 मेरे दोस्तों आपका क्या हो गया 1, 1 + 1 2, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, और नीचे साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1। तो सवाल का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6। देखिए इतना आसान सवाल था, मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्विफ्ट के सारे सवाल टफ है, नहीं, कुछ ही सवाल हैं। ठीक है, ओवरऑल ये पेपर मॉडरेट प्लस है CHSL के हिसाब से। बोले 18 मैकेनिक 10 दिन में 90 कार की रिपेयरमेंट मरम्मत करते हैं, तो 12 दिन में 150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिकों की आवश्यकता होगी। ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट आप जानते हो, बस हाँ ऐसी लैंग्वेज पहली बार लिखी है एग्जामिनर ने। आप जानते कंसेप्ट होता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, W वर्क होता है। M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, W2 वर्क होता है। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो ये बोला 18 मैकेनिक कितने दिनों तक काम करते हैं, 10 दिनों तक काम करते हैं। काम होता कितना, 90 कारों की मरम्मत का, 90 कार रिपेयर की जाती हैं। बोला है कितने मैकेनिक लगाने पड़ेंगे, मैकेनिक आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। 12 दिन में 12 डेज हमारे पास है, 150 कारों की मरम्मत करनी है, 150 की। तो इक्वल कर देते हैं, बताइएगा बच्चों। 18 दुसाम 180, तो ये 12 से 180 15 बार चला जाएगा, 15 से 90 6 बार चला जाएगा, 6 से 150 25 बार चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे प्यार भी, मैकेनिकों की जो संख्या आ गई वो 25 आ गई। तो आपको 25 मैकेनिक गैराज में लगाने पड़ेंगे, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1 स्टेप सॉल्यूशन है, कोई मुश्किल नहीं है सवाल में, ये बताएंगे। चौथा क्वेश्चन अलजेब्रा का, यदि a माइनस बी बराबर 9 है, ए बी बराबर 20 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करें। पहले हिट एंड ट्रायल, 20 का वाला 10 दूनी 20, 10 माइनस 2 8 होता है, 9 नहीं होता। 5 चौक 20, तो ये तो नहीं, यानी कि यहां पे कोई वैल्यू सेट नहीं हो रही। तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे। अब बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों की टर्म में जानते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बच्चे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। माइनस 2ab हटाना है तो प्लस 2ab ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, a माइनस बी कितना है, आपको 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर 81, ए बी आपको 20 दिया है तो 20 दूनी 40, 81 प्लस 40 आ गया 121। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से डी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चले साथ साथ। सवाल नंबर 5, ये बताइएगा। 10,000 रुपए की राशि 2 साल की टाइम ड्यूरेशन के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है, जो हाफ ईयरली कंपाउंड होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कई तरीके मेरे पास है करने के। कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इतना जबरदस्त मैं पढ़ाता हूं, बच्चों को खेलना सिखा देता हूं, मजाक बना के रख देता हूं। देखिएगा, 10,000 रुपए के आपने इन्वेस्ट किया, समय है 2 साल, हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, हाफ ईयरली आप कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। हर 6 महीने में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जो भी बनेगा वो अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे, हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। ब्याज अगर 1 साल में 10% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 5%, यानी कि जो ब्याज मिलेगा वो 5-5-5-5 का सक्सेसिव होगा। ब्याज जो मिलेगा वो 5-5-5-5 का सक्सेसिव। तो अल्टीमेटली बच्चों मुझे 5-5-5-5 का सक्सेसिव निकालना है। क्लियर? पहला तरीका मेरे प्यारे भाई, आप बताओ आपका प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपीज। ठीक है भाई, आपसे कंपाउंड टेस्ट पूछा है, मुझे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस इतने अलग अलग है, मैं ऑप्शन से निपटा दूंगा। अगर ब्याज की दर 5% है मेरे प्यारे भाई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 105%,
100% पे 5% ब्याज लगेगा हर 6 महीने में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 105% हो जाएगा 1.05। 1.05 कहानी 4 साइकिल की है तो पावर 4, ये -1 ये होता है मेरे दोस्तों। ये कंपाउंड टेस्ट होता है ना, कंपाउंड टेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n, और ये -1 अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। ये होता है n साल का कंपाउंड टेस्ट n साइकिल के लिए। समझ में आया? तो मेरे दोस्तों ये आया मेरे प्यार भी। मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूं कि ये जो कैलकुलेशन होगी दशमलव में आएगी, ये तो आएगा नहीं। ओके, यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, उनकी पावर 4 करेंगे तो 8 डेसिमल होगा। 10,000 से गुणा करेंगे 4 डेसिमल हट जाएगा, पर 4 डेसिमल बचेगा। फिर मैं यहां पे लगाऊंगा मेरे दोस्तों डिजिटल सम। भाई 1 और 5 6, 6 में आता है 3, 3 की पावर 4 करेंगे तो डिजिटल सम आएगा 9, और 9 माइनस 1 8, तो आंसर का डिजिटल सम 8 आएगा। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते क्योंकि आंसर डेसिमल में आएगा, डिजिटल सम होना चाहिए 8। 8 डिजिटल सम इसका है क्या? ठीक है भाई, देखो मेरे प्यारे भाई, ये 5 का फर्क है केवल यहां पे, बाकी तो सेम है। तो 2 6 3 9, 5 5 10, 5 15, 2 17, 17 मतलब 8 होता है। इसका डिजिटल सम 8 है तो इसका नहीं आएगा, सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन आंसर है। ये हो गया इसका तरीका ऑप्शन डिजिटल सम से। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन है। कई सवाल इस तरीके से किए जा सकते हैं अगर ऑप्शन एग्जैक्ट है। अप्रोक्स हुआ तो ये तरीका नहीं लगेगा। फिर आप कहोगे सर फिर कैसे करें अगर हमें सॉल्व करना है तो मैं कहूंगा 5 5 5 का 4 बार सक्सेसिव निकाल लो। आप कहोगे सर नहीं निकलता, तो भैया बिल्कुल मत निकालो। मैंने आपको 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो समझाया हुआ। गोल्डन रेशियो, गोल्डन तरीके हैं भाई साहब, हर सवाल का तोड़ है। कैलकुलेशन तो होती नहीं गणित में, 4 6 4 1। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 साल के लिए प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 10,000 है। आप बोलोगे सर हर 6 महीने में 5% ब्याज लगेगा, तो 10,000 का 5% करते जाओ। 10,000 का 5% 500, 500 का 5% 25, 25 का 5% 25 पंजे 125, 1.25, 1.25 का 5% तो 25 पंजे 125, ये 125 पंजे 625 होता है ना, तो 5% आएगा मेरे दोस्तों यहां से 0.0625। 125 पंजे 625, 0.0625, 5% निकालते जाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। सीधी सीधी एडिशन, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। 500 चौका 2,000, 25 छिक्का 150, 2,000 रुपए आ गया, प्लस 150 रुपए आ गया मेरे दोस्तों, प्लस 1.25 का 4 गुना 5 रुपए आ गया, 0.0625 का 1 गुना ही आया, तो 2,155 आएगा। 2,155.0625 ये आंसर है। ये कैलकुलेशन भी होगी, कोई मुश्किल नहीं है। पूरा लिख के बता, इतना भी नहीं लिखेंगे पेपर में। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर मस्त है। ये बताएंगे सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 6। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? थोड़ा वैसा सवाल है भैया। चलो करो एक बार, मोबाइल में जूम कर लो आप लोग अपने, देखिएगा यहां पे 2 पाई चार्ट दिखाए गए हैं। डिटेल बता रहे हैं ग्रेजुएट की, और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट की और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट की। 5 विश्वविद्यालय में, 5 यूनिवर्सिटी में, ABCDEF 6 यूनिवर्सिटी है, तो सॉरी 6 यूनिवर्सिटी हैं। इनकी डिटेल बता रहे हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। चलिए अब मैं सवाल को बड़ा कर दूं, सवाल को बड़ा कर दूं। ठीक है जी, बस इतनी तो जरूरत है हमें। वह बड़ा हो जा भाई, क्यों नखरे कर रहा है? हाँ चलो दोस्त, तो ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का परसेंटेज है इन 6 यूनिवर्सिटी में, ABCDEF में। बोला टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटी 24,800। टोटल ग्रेजुएट 24,800 हैं, एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर स्टूडेंट जो हैं, यही होता है ना स्नातकोत्तर, वो है 18,400। तो आपसे बताना है कि रेशियो ऑफ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी A&E टुगेदर, ए और ई में ग्रेजुएट स्टूडेंट का जो रेशियो है मिलाकर वो कितना है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी बी और सी में। बहुत बेसिक सवाल है, रेशियो का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। बट टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने? 24,800। टोटल ग्रेजुएट तो 24,800 हैं,
तो टोटल ग्रेजुएट स्टूडेंट आपको लेने कौन सी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी में लेने हैं ग्रेजुएट ए और ई में टुगेदर। तो ए और ई में कितने हैं भाई, ए में 22 है और ई में 16 है, 22 प्लस 16 38%। तो 24,800 का 38% ये हो गया यूनिवर्सिटी ए और ई में ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब इसका रेशियो किसके साथ लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट इन यूनिवर्सिटी बी एंड सी विल बी, पोस्ट ग्रेजुएट इन यूनिवर्सिटी बी एंड सी, पोस्ट ग्रेजुएट इन यूनिवर्सिटीज बी एंड सी विल बी। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप हमें इस बात का जवाब दीजिएगा कि यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है टोटल 18,400, और बी एंड सी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बी और सी में कितने, कहां मर गए ये, बी और सी में है 19 प्लस 23 42%। आपको इनका लेना है रेशियो। चलिए अब देखिए सिंपल सा काटा कूटी करना है, ये 20% तो हट ही जाएगा ना। अच्छा 38 में 19 आ रहा है, 19 कि यहाँ 19 है, 42 में 19 नहीं है, 184 में 19 नहीं है। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि ये जो लेफ्ट साइड का जो रेशियो है इसमें 19 बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 19 कटेगा नहीं, 38 में 19 छुपा होता है प्राइम नंबर, 19 कटेगा नहीं, तो लेफ्ट साइड के रेशियो में 19 आना चाहिए। 19 से नहीं कटता, 19 से कम 19 5 9, ये 19 से नहीं कटता, 19 से 57 और एक 19 से कम 19 ये कटता है, ये 19 एक कम 19 16 ये भी नहीं कटता मेरे दोस्तों। यानी कि यही सवाल का आंसर हो सकता है, एक ही रेशियो ऐसा है जिसमें लेफ्ट साइड में है। अगर दो मैच करते तो फिर मैं इधर देख लेता 7, या मैं 23 चेक कर लेता कि 23 आना चाहिए। समझ में आया, तो पूरा करने की जरूरत है नहीं आपको, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये बताएंगे 7, यदि x प्लस 1/x2 है तो x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 20 का मान क्या होगा। घटिया सवाल, यदि x प्लस 1/x2 है तो हर कोई बालक जानता है कि x बराबर 1 होता है, और 1 की कितनी भी पावर करो, 1 की पावर 11 भी 1 आएगा, 1 की पावर 20 भी 1 आएगा, और यानी कि 2 ही सवाल का आंसर होगा। इजीएस्ट सवाल है मेरे प्यारे भाई, बोलेंगे A chord is drawn in a circle of radius 10 centimeter if the distance of chord from the center is 6। सर्कल की रेडियस 10 है, एक जीवा की सेंटर से दूरी 6 है, कॉर्ड की लंबाई, तो 10 6 8 ट्रिपलेट बन जाएगा, 8 का डबल 16 आएगा जीवा की लंबाई, बिना कलम उठाए। आप कहोगे सर कैसे, तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि जैसे सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड है कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी है। आप जानते हैं कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करता है, दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर्कल की जो रेडियस बोली है वो 10 बोली है, तो ये 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, ये भी 8 बनेगा, ये भी 8 बनेगा, तो पूरी जीवा की लंबाई 8 8 16 नहीं हो जाएगी। लेकिन ये दिमाग में करना था, पेपर पे नहीं बनाना था ये चित्र। अगला सवाल, यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है और साइन थीटा 21/25 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, इजी वाला। थीटा एक्यूट एंगल है, साइन थीटा 21/25, साइन होता है जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, टेन होता है जी परपेंडिकुलर, तो 21 है, बेस आपको निकालना है, बेस 21 आना चाहिए, 21 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा, बात खत्म, करने की जरूरत नहीं है। बेस आएगा जी अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, 25 माइनस 21 4, 25 प्लस 21 46, यानी कि 21 अपॉन 2√46 आंसर है। पाइथागोरस से ये आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन। मुश्किल नहीं है सवाल बिल्कुल भी, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चले। बोला है आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु 2625 रुपए में बेची जाती है, इसका मार्क प्राइस बताओ। मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट दिया, 1/8 2625 में बेचा। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस अगर 8 है तो 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया है, तो वस्तु को बेचा कितने में, 7 में। 7 की वैल्यू इस सवाल में 2625 रुपीज दी है, बताओ कितने गुना, 7 21 5 2 7 7 49, 7 5 35, तो ये भी 375 टाइम्स आएगा, तो 2400 और 75 अट्ठे होता है 600, 2400 प्लस 600 3000 रुपए आंसर है, 3000 रुपीज। 8 की 300 में गुणा 2400, 8 गुणा 75 600, 2400 प्लस 600 3000। ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है।
एक ट्राइंगल पीएमएन है, एस इज ए पॉइंट ऑन पीएम, पीएम पर एक पॉइंट एस है जो पीएम को 5-7 के रेशियो में डिवाइड करता है। लाइन सेगमेंट एस टी एमएन के पैरेलल है, एमएन के पैरेलल है। चलो यानी कि मैं समझ गया कि ये सवाल है थेल्स थ्योरम वाला। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ थेल्स थ्योरम। आपके सामने एक ट्राइंगल है, इस प्रकार से बना लेते हैं, पी एम और एन, मस्त ट्राइंगल है। अब यहां पे बोला एस एक पॉइंट है इस प्रकार से कि पीएम को 5-7 में डिवाइड करता है, तो यहां पर एक पॉइंट एस हो गया इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई कि ये रेशियो 5:7 है। आप बोलोगे हाँ सर अच्छा रेशियो है। लाइन सेगमेंट एस टी एम एन के पैरेलल है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है एस टी एक लाइन है, तो ये एम एन के पैरेलल है, समांतर है। तो दिखाई दे रहा कि छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बोला एम एन की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये एम एन आपका 24 सेंटीमीटर है बच्चे। तो आपसे पूछा है रेखाखंड एसटी की लंबाई बताओ, एसटी की लंबाई। भाई छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा ना। छोटे ट्राइंगल में ये 5 है तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग 12 है, 5 + 7 12। तो एसटी से एमएन का रेशियो भी 5/12 होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर होना चाहिए 5:12। अब 12 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, डबल दुगना, तो 5 की वैल्यू भी डबल होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो एसटी की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ गई और यही सवाल का आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। वेरी नाइस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल नंबर 12 बोला है यदि साइन थीटा प्लस टेन थीटा पी है एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्यों है, तो पी और क्यू को कौन सा मान संतुष्ट करता है? ये सेम क्वेश्चन मैं कई साल से अपनी शीट में करवा रहा हूं, वैल्यू पुटिंग वाली शीट में। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन और ये आया है। ठीक है, मेरे को तो करते करते इसकी नस पता है। इसका रिजल्ट है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर √4pq। आप इसको वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, थीटा का कोई मान पुट कर लो, 45 पुट कर लो या 3 4 5 ट्रिपलेट पुट कर लो, लेकिन फिर हर एक ऑप्शन को चेक करना इस थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। टेन साइन की शक्ल देख के कुछ दिमाग में आता है? देखो टेन साइन में बड़ा प्यारा रिश्ता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैं तो बोलता हूं कि सीधा याद रखो, सेम रिलेशन कॉट कॉस में भी है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये सवाल तो पेपर में आ गया। अगर हो सकता है आपके पेपर में टेन की जगह कॉट कर दे, साइन की जगह कॉस, या आ जाए कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा पी है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा क्यों है, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम ही रिजल्ट, यही रिजल्ट आएगा, चाहे टेन साइन में दे चाहे कॉट कॉस में दे। जी अब पूछते हैं कैसे, ध्यान सुनेगा। मैं यहां पे ले लेता हूं खोपचे में इसको, रिजल्ट आपको पता है जी। P की वैल्यू यहां पे दी है 10 प्लस साइन, P की वैल्यू दी है 10 प्लस साइन, और Q की वैल्यू मेरे दोस्तों आपको दी है 10 माइनस साइन। ये दिया है ना, 10 माइनस साइन। बोलो क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही दिया है। अब अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसा आएगा, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, पी क्यू की मल्टीप्लाई इन दोनों की, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10 प्लस साइन गुणा 10 माइनस साइन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आया तो यही है। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे दोस्तों कि 10 इंटू साइन कैसे आएगा, ये चीज कैसे आएगी मेरे प्यारे भाई, 10 इंटू साइन कैसे आएगा, 10 इंटू साइन मल्टीप्लाई कैसे आएगा, बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई। भाई ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो भैया अगर मैं पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर करूं, स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो नहीं घटाने पर आएगा। आप जानते हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे 4ab आता है, 4ab। लॉजिकली सुनेगा मेरे दोस्तों, 4ab आता है कि नहीं आता है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे, है भाई 10 प्लस साइन का होल स्क्वायर, 10 प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस
10 माइनस साइन का होल स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर 4ab भी आएगा। 4ab का मतलब 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। मैं आपको बड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, ये तो ऐसे सवाल हैं जो देखते ही आपको कर लेने हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पूरी तरीके से समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 4 नीचे। बोलो ठीक है भाई। आप रिजल्ट अच्छी तरीके से जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कर दिया मेरे दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। यानी कि पी क्यू बराबर है मेरे प्यारे भाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, अंडर रूट ले लेते हैं तो रूट पी क्यू आ जाएगा। अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों बराबर, अंडर रूट ले लेते हैं, 4 को इधर फेंक देते हैं तो ये आ जाएगा। यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट पी क्यू। देखिए किसी बच्चे को रिजल्ट याद है तो वो तुरंत कर लेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, इन पे और भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। वैल्यू पुटिंग से आप कर ही सकते हैं, वो समझदार हैं आप, ठीक है ना, चलेगा। ये करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 13 जी, बनाएंगे। सविता और पमीका ने डिसाइड किया 2250 मीटर लंबी रेस दौड़ेंगे एक ट्रैक पर, एज लॉन्ग एज द लेंथ ऑफ रेस। ठीक है ना, चलिए ये भैया एक रेस है, कितने मीटर लंबी रेस है? 2250 मीटर लंबी रेस। तो सविता पमीका ने सोचा कि हम इस रेस को दौड़ेंगे। सविता ने पमीका को 396 मीटर की शुरुआत दी, यानी कि सविता तो खड़ी हो गई यहां पर और पमीका खड़ी हो गई यहां पर। सविता ने बोला पमीका से, भाई जी पमीका तू मुझसे 396 मीटर आगे जा खड़ी हो जा तो भी हरा दूंगी। सविता ने पमीका को अपने से 396 मीटर आगे खड़ा करवा दिया, ये होता है स्टार्ट देने का मतलब। और सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले उसे शुरू करने की अनुमति भी दी। अपने से सविता ने अपने से 396 मीटर आगे खड़ा कर दिया पमीका को और यह बोल दिया भाई तू 9 सेकंड तक दौड़, तेरे 9 सेकंड बाद मैं दौड़ूंगी, शेर की बच्ची हूं मैं। यानी कि पमीका 9 सेकंड तक अकेले दौड़ी है, 9 सेकंड तक, 9 सेकंड तक पमीका अकेले दौड़ी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 9 सेकंड बाद सविता ने दौड़ना शुरू किया। पमीका दौड़ रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये लाइन यहां पे दी है कि पमीका की जो स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड है। और सविता ने दौड़ना शुरू करने के 250 सेकंड बाद पमीका को पकड़ा। सविता ने कितने सेकंड में पमीका को पकड़ा है? 250 सेकंड बाद। तो सविता की स्पीड बताओ, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो भैया हमने सविता की स्पीड मान ली s मीटर पर सेकंड, ये आपको बताना है, ध्यान सुनेगा। पमीका 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ती है, तो पमीका 9 सेकंड में कितना दौड़ेगी? 54, 9 छिक्का 54। यानी कि इन 9 सेकंड में ये जो पमीका देवी हैं ये 54 मीटर आगे आ जाएंगी, 54 मीटर आगे। यानी कि पमीका पहुंच चुकी है अब यहां पर। 9 सेकंड बाद की अगर मैं कहानी देखूं तो पमीका यहां से 54 मीटर आगे यहां पर पहुंच चुकी है और पमीका भाग रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इधर से सविता भी शुरू हो गई s मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछा करने के लिए। अब सविता ने पमीका को पकड़ा है कितने सेकंड में? 250 सेकंड में। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s-6। सविता ने पकड़ा है तो सविता की स्पीड ज्यादा होगी, पमीका की कम। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 396 प्लस 54, 396 प्लस 54 कितना आ जाएगा? 450। 396 में हम 54 जोड़ेंगे 450। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 450 मीटर कितना सेकंड लगा पकड़ने में? 250 सेकंड बटे 250। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से 0 ये कितना जाएगा भाई? 5 नाम 45, 5 बच्चे 25, ये आ जाएगा 1.8। तो -6 उधर जाएगा तो 6 में 1.8 जोड़ेंगे 7.8। तो सविता की स्पीड आ गई 7.8 मीटर पर सेकंड, पहला ऑप्शन।
14वां सवाल, एक आइटम जिसका मार्क प्राइस है 500 रुपए, रवि को ऑफर किया गया सक्सेसिव डिस्काउंट 36 और 5% का रेस्पेक्टिवली, जबकि प्रभात को ऑफर किया गया सिंगल डिस्काउंट 40% का। किसने ज्यादा पैसा पे किया है आइटम के लिए और कितना? ध्यान से सुनो भाई, समझने वाली बात है कि जिस आदमी को डिस्काउंट कम मिलेगा वो ज्यादा पे करेगा, इतना सा लॉजिक है। अब रवि को डिस्काउंट मिला 36.5 का सक्सेस। 36.5 का सक्सेसिव क्या होता है भाई? अरे यार, रवि को जो डिस्काउंट मिला है वो कितना? 36, 36 प्लस 5 41 माइनस 36 पंजे 180/100, इतना भाई। अब मेरे प्यारे भाई ये बताओ, प्रभात को कितना डिस्काउंट मिला? 40% का सिंगल। तो मेरे प्यारे भाई रवि को डिस्काउंट जाहिर सी बात है कम मिला, 41 से माइनस 1.8 है। रवि को डिस्काउंट कम मिला है तो रवि ने पैसा ज्यादा पे किया होगा, तो यानी कि ये आंसर तो नहीं है प्रभात का। आप मुझे बताओ, आपसे पूछा है रवि किसने ज्यादा पे किया और कितना अधिक पे किया। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? बड़ी सिंपल सी बात है। अब 40 में से 41 घटाएंगे माइनस का 1, और ये माइनस 1.8 घटाएंगे तो प्लस 1.8, यानी कि 0.8% का डिफरेंस है दोनों के डिस्काउंट के बीच में। ऐसा नहीं कि आप इसको सिंप्लीफाई करो तब घटाओ, ऐसे भी तो कर सकते हो कि भाई इसको 40% डिस्काउंट है, इसको इतना, इसको कम डिस्काउंट है। 40 में से 41 माइनस 1, माइनस 1.8 घटाएंगे प्लस 1.8, तो दोनों के डिस्काउंट में 0.8% का डिफरेंस है 500 रुपए के एमआरपी पर। तो 500 का 0.8% कितना होता है भैया? 5 गुणा 10.8, 4 रुपए सवाल का आंसर है। तो रवि को मेरे प्यारे भाई 4 रुपया ज्यादा पे करना पड़ेगा। इतना सरल सा सवाल है। 3 आदमी हैं, एबीसी ने बिजनेस में कुछ निवेश किया, ए का हिस्सा बी का डबल है, बी का शेयर सी का 3 गुना है। 1 साल के बाद उन्होंने 6,000 रुपए अर्न किए, तो आपसे पूछा है ए को कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए इसमें टाइम का जिक्र है, सभी लोगों ने 1-1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा। ए का हिस्सा बी का डबल है, बी का हिस्सा सी का 3 गुना, यानी कि सी ने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है तो बी ने 3 रुपए इन्वेस्ट किया है। ए ने बी का डबल, बी ने 3 इन्वेस्ट किया तो ए ने डबल 6 इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्तों। तो प्यारे भाई ये ए बी सी तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो पैसा भी इसी रेशियो मिलना चाहिए भाई। टोटल कितना है? 6,000। 6,000 में से ए का शेयर कितना है? 6, आउट ऑफ टोटल कितना है? 6, 3, 9, 1, 10, तो 6,000 का 60% आ जाएगा 3600 रुपए आंसर। देखिए सवाल, हर सवाल मुश्किल नहीं होता। अब ये पेपर अच्छा क्यों है? क्योंकि हर 3 सवाल के बाद एक अच्छा सवाल डाल दिया, हर 3 सवाल के बाद एक अच्छा सवाल डाल दिया। बस वही पेपर मुश्किल बनाने के लिए काफी है, क्योंकि घर में सॉल्व करने में और एग्जाम में सॉल्व करने में फर्क तो होता है थोड़ा सा। ठीक है, बनाइए जी। 2 जार है ए और बी, आर कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड पी एंड क्यू। 2 जार हैं ए और बी, नाम है उनमें 2 लिक्विड भरे हुए पी और क्यू। द रेशियो ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू इन द जार ए एंड बी आर 2:19 एंड 1:11 रेस्पेक्टिवली। दोनों जार में लिक्विड पी और क्यू का जो रेशियो है वो 2:19 है, और जार बी में है 1:11। लिक्विड पी और क्यू का रेशियो। 7 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जार ए एंड 4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जार बी आर मिक्स्ड। जार ए का 7 लीटर और जार बी का 4 लीटर को मिलाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि नए सॉल्यूशन में, न्यू मिक्सचर में पी और क्यू का रेशियो क्या होगा, नए मिश्रण में घोल पी और क्यू का अनुपात क्या होगा। तो भैया हमें ए का 7 लीटर मिलाना है और बी का 4 लीटर मिलाना है। ए बी को 7:4 का रेशियो मिक्स करना है। यहां ये जो है आपका जार ए, उसमें कितना लिक्विड है? टोटल 2 + 19 21 है। लिक्विड बी में टोटल कितना है? पी और क्यू 1 + 11। जार जो आपका जो है सेकंड जार है बी, उसमें लिक्विड पी और क्यू का रेशियो 1:11 है। तो पी और क्यू कितना है? 1 + 11 है 12। तो 21 12 को 7:4 का रेशियो बनाना है। ये ऑलरेडी 7:4 का रेशियो है, ये तो बिल्कुल घटिया सवाल है भाई। 21 12 का अगर आप रेशियो देखोगे 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 चौक 12, यानी कि ऑलरेडी जार ए और जार बी की क्वांटिटी 7:4 के रेशियो में है। बस इन दोनों को सिंपल मिक्स करना है। तो पी कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, क्यों आ जाएगा 19 + 11 30। तो पी क्यू का जो रेशियो आएगा 3:30 का मतलब 1:10 हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर। तो ये तो बहुत सरल सवाल था, इससे इसी सवाल बन नहीं सकता, ये बताएंगे बच्चा लोग।
बोला है यदि ax प्लस बी वाई बराबर 1 है एंड bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो x का मान a और b की टर्म में बताओ। CHSL के पेपर का सवाल है 2023 का। ये सेम क्वेश्चन 2016 के मेंस में आया था, सेम क्वेश्चन। और तब से 5 साल से लगातार मैं इस सवाल को करवा रहा हूं, 6 साल हो लिए अब तो अपनी शीट में, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस पे सवाल दोबारा से पूछेगा। देखो पूछा 6 साल बाद, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है भाई, मैं तो इस सवाल की सारी नस को जानता हूं मेरे दोस्त। यहां पे ना 2 चीजें दी हैं, मैं आपको सॉल्व भी करके बताऊंगा और ऑब्जर्वेशन भी सिखाऊंगा। ax प्लस बी वाई 1 है, bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आप यहां पे पूछा क्या है, x का मान पूछा है। आप यहां पे ab की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप यहां पर ab की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। 1 1 तो नहीं कर सकते, ऑप्शन मैच करेगा, 1 2 पुट कर लो। लेकिन उसके बाद भी आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो यहीं कर लूंगा इक्वेशन तो सॉल्व, वैल्यू पुटिंग से कोई फायदा है नहीं। ठीक है बच्चों, अब ax प्लस बी वाई 1 है, bx प्लस ए वाई है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ऊपर है 2ab। 2ab कब आएगा, ab प्लस ab। अब ये b है, अगर b में a की गुणा होगी, b में a की गुणा होगी तो ab आएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, भाई b में अगर a की गुणा होगी तो ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये y है, ये क्या है मेरे दोस्तों, a। अब a में अगर b की गुणा होगी तो ab आएगा मेरे दोस्तों, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तभी तो मेरे प्यारे भाई ये ab प्लस ए बी 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। यानी कि सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि x की जगह a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और y की जगह b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर ab प्लस ए बी 2ab हो जाएगा। यहां रख के देख लो, x की जगह a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहां रखे के देखेंगे भैया, x की जगह ये रखेंगे a, तो a गुणा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y की जगह रखेंगे b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b गुणा b क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x की जो वैल्यू है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऑप्शन से मैंने ध्यान दिया कि हर ऑप्शन के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, वहां से पकड़ना है आपको। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ये देखिए ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है जिस बच्चे ने पहले सवाल कर रखा है ऐसा, वो तो तुरंत पकड़ लेगा, वो सॉल्व नहीं करेगा, तुरंत पकड़ लेगा। अदरवाइज ये 2 इक्वेशन है सिंपल और आपको सॉल्व करनी है। जैसे ध्यान सुनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे दोस्तों अलग से, जिससे आपको बेटर समझ में आए। भाई ax प्लस बी वाई आपको 1 दिया है एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी bx प्लस ए वाई बराबर bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दी है। अब यहां से बच्चा लोग अपन को क्या करना है, यहां से बच्चा लोग हमें x का मान निकालना है। x निकालना है तो y को गायब करना है। यहां बी वाई है या ए वाई है, तो भाई साहब यहां गुणा कर दो a से, जिससे कि ए बी हो जाए, यहां गुणा कर दो b से। देखो सेम हो गया ना, ए बी वाई और ए बी वाई, और दोनों को घटा दो, माइनस कर दो। ये y तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर एक्स और ये बचेगा बी स्क्वायर एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बचेगा। बोलो भाई, ए स्क्वायर एक्स, ये बी स्क्वायर एक्स बराबर राइट साइड में। ए में से भाई ये घटाना है, ए में से अपन को ये घटाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा एलसीएम। ठीक है ना, ए में से अपन को ये घटाना है। ठीक है ना, देखो मैं पूरा लिख देता हूं स्टेप, ए माइनस 2ab की यहां गुणा हो रही है ना, a माइनस 2ab स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो होगा क्या मेरे प्यारे भाई, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा ही। दिमाग में सोचो, इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a तो कॉमन आ जाएगा, a तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। a कॉमन यहां भी है यहां भी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या बची भाई, x की वैल्यू बची a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एक स्टेप को मैंने बड़ा डिटेल में लिख के बता दिया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन एक ही लाइन में, ये बात तो मैंने आपको यहां पे अलग से लिख दी, ये आप क्वेश्चन में ही करोगे मेरे दोस्तों, पेपर में तो इतना करोगे आप,
ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर मजा आया सवाल में। 18 है, एक मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 21, इसको पिघला के छोटे छोटे कोन बनाएंगे, कोन की रेडियस 7 है, हाइट 3 है, कितने कोन बनेंगे? पिघलाने वाला सवाल, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। जब भी हमने किसी चीज को पिघला के दूसरी फिगर बनाई है तो वॉल्यूम सेम रहता है भाई। एक स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 21 का क्यूब बराबर छोटे छोटे कोन बनाएंगे पिघला के। अभी एक कोन की रेडियस 7 है, हाइट 3 है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे हाँ जी सर। सपोज ऐसे n कोन बनाए गए तो n कोन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई m। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4/3 है। 3 से 1 21 काट लेते हैं तो 7 बचेगा, ये रह जाएगा 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर को 7 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3 स्क्वायर। 9 का मल्टीपल आएगा, 9 सत्ते 63, 9 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों है भाई। सारी ऑप्शन है, एंड में 5 तो नहीं आने वाला है भाई। 9 सत्ते 63 चौका 252 आएगा, 522 नहीं आएगा। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई। 21 क्यू का मतलब 21 गुणा 21 स्क्वायर, एक 21 को 3 से काट लिया 7, 21 स्क्वायर को 7 स्क्वायर से भाग देंगे तो 21/7 3 स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ही बताएंगे मेरे प्यारे भाई। टू सर्कल जिनके सेंटर ए और बी है एक्सटर्नली टच करते हैं, पी क्यू उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो सर्कल को टच करती है पी और क्यू पर। सर्कल की रेडियाई पी और 9 और 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा पी क्यू की लंबाई। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल। हमारे चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड, उस पे हम डेली ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट की शॉर्ट्स बनाते रहते हैं। अगर आप उसको भी देखोगे तो 15-20 सवाल तो डायरेक्ट आपको वहीं से मिल जाएंगे। दो सर्कल है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, पी क्यू उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो पी क्यू का जो फॉर्मूला होगा, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 2√r1r2 होगा। अगर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं 2√r1r2 कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी। रेडियस आपको यहां पे 9 और 4 दी है, तो √9 चौक 36, 36 का √ 6 दूनी 12, 12 पी क्यू की लंबाई आ जाएगी। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। ये बताएंगे 20 सवाल। ओके, फिर से आगे मेरे दोस्तों। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चन, आंसर दीजिए। द डिमांड फॉर कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द डिमांड फॉर कंपनी सी। कंपनी बी की जो डिमांड है वो कंपनी सी का कितना % है? देखो, डिमांड और प्रोडक्शन दो अलग अलग दिखाए गए। यहां पे डिमांड है ब्लू वाला, प्रोडक्शन है पीला वाला। तो कंपनी बी की जो डिमांड है वो है 600 और कंपनी सी की डिमांड है 2500। तो 2500 का कितना % है? 600, 24%। खत्म। कंपनी बी की जो डिमांड है 600 है, कंपनी सी की 2500। ये तो पूछा है कि कितना % है कंपनी बी की डिमांड कंपनी सी। 1/25 4% होता है, 4 गुणा 6 24% आ जाएगा। सवाल कुछ था ही नहीं जी। ये बताएगा, हर सवाल मुश्किल थोड़ा ना डाल देगा एग्जामिनर, वो भी तो इंसान है। ए बी और बी सी दो कॉर्ड एक सर्कल की विथ सेंटर हो, बोथ कॉर्ड आर ऑन आइदर साइड ऑफ सेंटर। दोनों कॉर्ड सेंटर के एक दोनों तरफ है मेरे प्यार भाई। देखो ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। यानी कि एक वर्टेक्स कॉमन रखना है। पॉइंट ए एंड पॉइंट सी आर कनेक्टेड, बी और सी को मिलाएगा इस प्रकार से कि एंगल BAO 36 है, BCO 48 है। अच्छा, ये तो डायग्राम बनने के बाद ही समझ में आएगा कि आपके सामने एक सर्कल है बच्चा लोग, और ये हो गया सर्कल का सेंटर O। अब दो कॉर्ड है ए बी और बी सी सेंटर के दोनों साइड में, तो एक कॉर्ड ऐसे मान लेते हैं, एक कॉर्ड ऐसे मान लेते हैं। ए बी और बी सी, ये हो गया ए बी और ए बी सी। देखो दोनों में बी जो है वो कॉमन है वर्टेक्स, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर। अब बोला है पॉइंट ए और पॉइंट सी इस प्रकार से कनेक्टेड है सेंटर से कि एंगल BAO 36, BAO बी से इसको मिलाते हैं तो ये एंगल 36 है, दिख भी रहा है एक्यूट एंगल 36 डिग्री। एड एंगल BCO 48, BCO इसको यहां से मिलाते हैं तो ये एंगल 48 डिग्री का आ गया, 48 डिग्री।
पूछा है व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एसी एट द सेंटर हो, लघु चाप एसी द्वारा केंद्रों पर बना कोण। तो भाई एसी ये तो बड़ा चाप है, ये वाला छोटा है मेरे दोस्तों। इस चाप एसी द्वारा सेंटर पे बना ये वाला कोण आपसे पूछा ये कितने डिग्री का है, ये वाला। क्या आप नहीं बता सकते भाई साहब? देखो बच्चों, ये ओ सेंटर, आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये 36 डिग्री तो ये भी 36 डिग्री होगा, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। ये 48 तो ये भी 48 हो गया। तो बताओ ये टोटल एंगल क्या आ गया? 36 प्लस 48, ये टोटल एंगल आ गया जी 84। 30 40 70 8 से 14, एंगल 84 आ गया, 84, पूरा एंगल 84 आ गया। अगर वर्टेक्स पे 84 तो सेंटर पे क्या बनेगा? 84 डिग्री का डबल बनेगा, 84 का दुगुना, यानी कि 168 आंसर होगा सी ऑप्शन। सवाल सरल है मेरे दोस्तों। 22वां सवाल, द रिमाइंडर ऑफ द आइटम, आइटम बोल रहा है, द रिमाइंडर 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 2n प्लस 1 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा? ये सवाल है सेचसल का, एग्जैक्ट सवाल आया है। मुझे तो अच्छा सवाल लगा भाई ये, ठीक है ना। कई सारे बच्चों ने भेजा भी है। देखो एक तो यहां पे एग्जामिनर ने गलती की, बहुत सारे बच्चे रॉन्ग क्वेश्चन में भेज रहे हैं। ये जो n है ये बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खुद से सोचना चाहिए कि n जो होगा यहां पे एक नेचुरल नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। n इज ए नेचुरल नंबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अगर हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 9 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 की पावर 4, ये एक सीरीज चल रही है मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों ये 2n प्लस 1 क्या है? ये 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा, n का दुगुना इवन होगा, इवन में एक जोड़ देंगे ऑड, यानी कि सीरीज में ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स है ना। ये 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 2, फिर 9 की पावर 3, फिर 9 की पावर 4, फिर ये। अब इसको हमको डिवाइड करना है पूरे को 6 से, 6 से डिवाइड करना है कि 6 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, यही ना सवाल है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो पहले समझो कि 9 का मतलब क्या है। देखिएगा 9 की पावर 1 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 को 6 से भाग करेंगे 13 चिंग 78, 3 आएगा। 9 का क्यूब को आप 6 से भाग करेंगे भैया, 9 को 6 से भाग करेंगे 3, 9 को 6 से भाग करेंगे 3, 3 का क्यूब 27, 27 को 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि 9 की चाहे कितनी भी पावर कर लो रिमाइंडर 3 आएगा। 9 की चाहे कितनी भी पावर चढ़ा लो रिमाइंडर 3 आएगा। ये तो लॉजिक एकदम क्लियर है। तो 9 को 6 से भाग करेंगे शेषफल 3 आएगा, इसको 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, इसको 6 से भाग करेंगे भैया भाई शेषफल 3 आएगा, अभी इसको 6 से भाग करेंगे शेषफल 3 आएगा। यानी कि 3 3 3 3 आएगा ऑड बार है भाई। 9 की पावर 1 को 6 से भाग करेंगे, यहां भी रिमाइंडर 3, यहां भी रिमाइंडर 3, यहां भी रिमाइंडर 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार होगा? 3 को हमें ऑड टाइम्स जोड़ना है। आप जानते हैं, लॉजिकली सुनेगा कि भाई ये 3 प्लस 3 तो 6 बन जाएगा, 6 तो 6 से कटेगा ही, ये 3 प्लस 3 तो 6 बन जाएगा, 6 तो 6 से डिवाइड होगा ही, तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 बन जाएगा, 6 6 से कटेगा ही। ये हमारे पास ऑड 3 है, दो दो जब रिमाइंडर जोड़ेंगे, 2 3 प्लस 3 जोड़ेंगे 6, 606 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि केवल एक 3 बच जाएगा, और एक 3 ही जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा, सी ऑप्शन। समझ में? बहुत बेहतरीन सवाल है भाई। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6, 6 6 से डिवाइड हो गया, 3 प्लस 3 6 6 6 से डिवाइड हो गया, 3 प्लस 3 6 6 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा। समझ में आया कि नहीं? ये ऑड टर्म्स है, तो एक 3 बच जाएगा, जो 3 बचेगा वो 6 से भाग करेंगे, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। प्यारा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन, ये बनाएंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 6 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम is 1440 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम समय इन 9 साल एट 18% पर एनम। व्हाट इज द सम ऑफ मनी? बोला है मेरे प्यारे भाई कि सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम के हिसाब से 6 साल का, एक साल में 15%, 6 साल में 90%। तो 6 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है 15% की दर से, वो 1440 रुपए कम है। किससे कम है? सेम सम पर 9 साल में 18% पर एनम की दर से। एक साल में 18% ब्याज है, तो 9 साल में कितना होगा?
1 साल में 18% ब्याज है तो 9 साल में 18 निम्मा 162 होगा 162। तो 162% से 90% कितना कम है? 72% कम है। सवाल का ऑर्डर कितना कम है? 1440 रुपए कम है। तो 1% की वैल्यू आ गई 72 दूनी 144 20। प्रिंसिपल 100% 2000 आ गया। ए ऑप्शन आंसर। कर पाओगे? आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सरल निकला सवाल। 24वां, अब हम बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। आई होप कि आपने जो है मॉक टेस्ट को, जो है मॉक टेस्ट का ही तो एक्चुअल पेपर है सीएचएसएल का, एंजॉय करा होगा। बोला एक आइटम को 5474 रुपए में बेचा गया है। अच्छा, 12.5% और 8% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए आप यहां पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, पर डाटा आसान है तो मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपने एक वस्तु पे पहले 12.5% डिस्काउंट दिया 1/8, फिर 8% डिस्काउंट दिया 2/25। सक्सेसिव है। 1/8 डिस्काउंट दोगे तो 8 का समान 7 में हो जाएगा। फिर 2/25 डिस्काउंट दोगे, 25 पे 2 का डिस्काउंट दोगे तो 25 का समान 23 का हो जाएगा। ये मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? सामान को कितने बेचा गया? 5474 रुपीज में बेचा गया। आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य कि डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद फाइनली क्या आता है? सेलिंग प्राइस। उसका रेशियो है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। 23 से 23 दूनी 46 8, 23 दूनी 46, 4 4 8 बच जाएगा ना, और 23 तिया 69, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? फिर यहाँ पे 18, 23 8 184 238। फिर 7 से 7 तिया 21, 7 चौक 28, 34 गुना 1 की वैल्यू 34 आ गई, तो ये 25 8 200, 200 की वैल्यू भी 34 गुना आ जाएगी, यानी कि 6800, 6800 रुपए आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन। नो वेरी मच कैलकुलेशन, इजी है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई हमारे पास आपके लिए। टेबुलर डीआई बनाएंगे भाई साहब। ये डाटा जो टेबल में दिया गया है वो बॉयज और गर्ल्स का एनरोल्ड है डिफरेंट गेम्स इन एन एकेडमी ओवर 5 साल। 5 साल 2018 से लेकर 2022 तक बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की एकेडमी में बॉयज गर्ल्स जो एनरोल हुए हैं उनकी संख्या दी हुई है, ठीक है ना। विच गेम हैज द मैक्सिमम एनरोलमेंट एंड ड्यूरिंग विच ईयर? किस गेम में मैक्सिमम एनरोलमेंट है और किस साल में? देखो हमको हर एक को चेक करने की जरूरत नहीं है कि किस साल में किस गेम में कितने कितने एनरोलमेंट आए, उन सबको जोड़ूं। भाई मैं तो ऑप्शन में चेक कर लूंगा, आंसर इन चारों में से एक है, आंसर इज इन दीस 4 ऑप्शन। तो इनमें से केवल इनमें से जो मैक्सिमम होएगा वही उत्तर हो जाएगा। बास्केटबॉल इन 2019, बास्केटबॉल 2019 में कितने एनरोलमेंट आए? बॉयज 40, लड़के 41, 81। क्रिकेट इन 2020, क्रिकेट ईयर 2020 में, 2020 ईयर क्रिकेट में कितने एनरोलमेंट आए? 44 प्लस 38, 82। बास्केटबॉल इन 2020, 2020 में बास्केटबॉल में कितने आए? 43 प्लस 40, 83। फुटबॉल इन 2019, 2019 में फुटबॉल में कितना है? 2019 में फुटबॉल ये रहा 44 प्लस 38, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 82। ये सबसे ज्यादा है। बास्केटबॉल इन 2020 सबसे ज्यादा है मेरे दोस्तों, 2020 में बास्केटबॉल में 43 प्लस 40 83 आए, ये आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, खत्म। क्लियर है? तो ये था मेरे प्यारे भाई आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट और उनके स्मार्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये हमारी सीएचएसएल 2023 प्री की पूछी गई सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है भाई। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आप चाहते हैं कि ऐसे यूनिक सवालों का सॉल्यूशन मैं आपको करवाता रहूं और आपको हर महीने होने वाले पेपरों के जो 1000 सवाल पैदा हो जाते हैं वो ना करने पड़े, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। आप जितना जो है इस चैनल को प्रमोट करोगे, आगे बढ़ाओगे, मेरा मोटिवेशन उतना हाई रहेगा और मैं उतना अच्छा कंटेंट आपको दूंगा और आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है भाई।